हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलेगी। ठीक दोस्तों, आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 के लिए सेट नंबर 12 आपसे डिस्कस करेंगे। और आप लोग को पता है कि ये हम 120 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो आपका क्या है, मेरिट वाला होता है ना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चेक करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 से। कहता है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार, आपको बताना है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ डिग्री में दे रखा है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 24 से 27। याद है 24 27 जो इसका सही आंसर आपका हो। जैसे पूरा आप याद रखिएगा, 24 डिग्री 10 मिनट और 20 सेकेंड होता है। ठीक है, 24 डिग्री 10 मिनट 20 सेकेंड से लेकर कितना, 27 31 15। ठीक है ना। ये तो हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। अगर आपका देशांतर पूछा जाएगा कितना हो जाएगा, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 से 88 हो जाएगा 17 40 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32। कहता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। बिल्कुल इजी आंसर। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आता है भी याद रखिएगा। तो विकिरण विधि। किस विधि द्वारा, तो विकिरण विधि द्वारा आता है। ठीक है, और वायुमंडल जो है, वायुमंडल में ऊष्मा की जो संवहन है से पृथ्वी गर्म होती है। यानी वायुमंडल में ऊष्मा के संवहन से क्या होता है, पृथ्वी गर्म होता है। यानी कि डायरेक्ट सन से होता है। ठीक है, तो भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 33। कहता है हरित क्रांति के जनक कौन है। अब देखिए हरित क्रांति लिखा है, ऐसा नहीं लिखा भारत के हरित क्रांति का जनक। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो जब सिर्फ लिखा रहेगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा भारत के हरित क्रांति का जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन होगा। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अगर भारत का पूछता तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। तो भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुआ था, तो 1966 से 67। तो ये सब डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। और भारत में हरित क्रांति का उच्च उत्पादक किससे रिलेटेड था, तो गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 34। कहता है लोकटक झील जो तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध, ये कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मणिपुर, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, याद रखिएगा। लोकटक झील जो है विश्व का मात्र एक ऐसा तैरता हुआ उद्यान है जहाँ केबुल लाम जाओ, याद रखिएगा, केबुल लाम जाओ जो है नेशनल पार्क अवस्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 35। कहता महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सह्याद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगर पश्चिमी घाट के विस्तार की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अनाई मुदी। ये भी याद रखिए, अनाई मुदी जो है कहाँ पर है, सह्याद्री यानी पश्चिमी पश्चिमी घाट की तरफ। यानी सह्याद्री की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, तो अनाई मुदी। तो ये सब फैक्ट कुछ याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 36। कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, आपको बताना इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में, सही बात है कि नाथुला दर्रा जो है कहाँ है आपका, सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश, यानी ये भी आपका सही है। तो आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। सिप किला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं, सिप किला दर्रा जो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि ये भी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, वैसे पीर पंजाल कहाँ है, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में। माना दर्रा, आप कमेंट में बताइए कि माना दर्रा जो है भारत के किस राज्य में है। एक होता है नीति, नीति द्वारा माना नीति, सब बताइएगा कि माना नीति जो है भारत के किस राज्य में यह है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 37। कहता है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना का नाम आपको बताना है। बिहार और यूपी की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, गंडक परियोजना। याद रखिए गंडक परियोजना, जिसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38। चलिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए काजीरंगा कहाँ है, तो आपको पता है काजीरंगा कहाँ है, असम में है। ठीक है, काजीरंगा कहाँ है, असम में हो। उसके बाद लिखा है बांधवगढ़, ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नंदक कानन ये कहाँ हो जाएगा आपका, नंदन कानन हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कहाँ हो जाएगा आपका, उड़ीसा हो जाएगा। और लास्ट बचे यहाँ पर मेलघाट, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। उड़ीसा तो उड़ीसा यहाँ 4 नंबर होगा ना, यानी 2341 ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 39 कहता है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। आपको बताना कश्मीर घाटी जो है किन पर्वतों श्रेणियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय। याद रखिएगा पीर पंजाल जो है, बृहत हिमालय जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे। अब ये कश्मीर घाटी जो है कहाँ है, तो याद रखिए कश्मीर घाटी जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। सब डेटा आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 40, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन, तो वो गोदावरी है। कौन है, गोदावरी। इसकी लंबाई होगा 1465 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ठीक है, इसे बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है या दक्षिणी गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा, एक होता है दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा में आएगा तो गोदावरी होगा, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछेगा तो दक्षिण भारत के लिए हो जाएगा आपका यहाँ पे कावेरी। क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। तो ये सब फैक्ट जो है याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 41। अब यहाँ पर देखिए आपको मैथ दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 से कितनी 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो। ठीक है, जब किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करें, पहले सबसे पहले समझते हैं। तो 5 से डिवाइड होने, इसका मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। इकाई अंक क्या हो तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ फिल करने के लिए 4 तरीका हो जाएगा, यहाँ फिल करने के लिए आपका 5 तरीका, और यहाँ पर फिल करने के लिए आपका 6 तरीका। तो बस इसी को आप मल्टीप्लाई कर दी जो आंसर होगा, तो 20 छके 120, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर कितने तरीके होंगे, तो ए हो जाने 120, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 कहता है देखिए 2.1875 को किस के बराबर लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2, उसके बाद 18 75 बटे कितना 40, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, 100 से इसको डिवाइड कर आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे को काटना है। जब इसको काटिएगा तो ऊपर 3 बार में जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे 16, यानी 2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/16, तो 16 3 48 यानी 51, 51 बटे कितना हो गया आपका, नहीं एक मिनट 16 दूना 32 है, 3 35, 16 दूना 32 है, 3 35, तो 35 बटे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा, देखिए इसको तो डिवाइड नहीं करना, देखिए अब उस पर देखिए किस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ देखिए 35 है, 35 के ऊपर 7 होगा, 35 का मतलब 5 गुने 7, और नीचे हो जाएगा 16, 16 का मतलब 2 का पावर 4। और यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर आपका बी पे ही जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी नंबर को पावर 0 होता है, उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी पे जाएगा। हमने आपको पैटर्न पे बैठाना है उसको। ठीक है ना, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 43। क्वेश्चन 43 कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 दे रखा है। ठीक है, और महत्तम सापर्तक कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है। तो लघुत्तम सापर्तक आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे तो कुछ नहीं, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, 3 गुने 4 गुने 4, यानी कितना होगा सोचो 16, 16 3 48। ये तो हो गया, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक उसको समझते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 43 का राइट आंसर आपका ई हो जाए, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब देखिए इसका बेसिक कंसेप्ट कहता है क्या है। अगर मान लीजिए इसको हम 3x मान लेते हैं, इसका हम 4x मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा 12x होगा। कितना होगा 12x होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो बोलिएगा x होगा। ठीक है, तो अब बताइए x, जो x का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 4 दे रखा है ना।
अब वही 4 को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इसमें, तो 12 गुने कितना हो जाएगा 4 यानी बड़चों का 48। यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर इस तरह से दो नंबर दे रखा रहेगा और महत्तम सप्रतक दे रखा, तो बस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 तिया 48, राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ये इसका पीछे का बेसिक कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 44। कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी इतना, ए सी इतना, अब बी सी इतना दे रखा है, कौन बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा सा इस समझते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी हो गया। ठीक, तो ए बी यहाँ पर लिख लेते 6√3 हो गया, और ए सी कितना हो जाएगा आपका 12, और बी सी दे रखा आपका बी सी यहाँ पर दे रखा आपका कितना 6 दे रखा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए, आपको क्या पूछा बी कौन, यानी यहाँ ये निकालना, ये एंगल निकालना। तब एक बात ध्यान रखिए, एक फार्मूला होता है कॉस बी। कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो, जब ये निकालना होगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों साइड को ऐड करेंगे स्क्वायर करके, यानी ऐसे ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर, और माइनस जिसके सामने ये होगा ना उसको माइनस करेंगे। ये बी है जिसके सामने, तो ए सी को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ए सी का स्क्वायर। अब बाय नीचे हो जाएगा आपका, ये जो दोनों साइड है दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2ab और bc हो जाएगा, इंटू bc हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा। इसी तरह से किसी को भी निकालना हो तो इस पैटर्न में फिट करके निकाल सकते हैं। बाकी अब यहाँ वैल्यू आपको पुट करना है। तो ab का स्क्वायर मतलब इसका 6√3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस 6 दे रखा नीचे, इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस ए सी वाले को माइनस कहते हैं। ए सी कितना दे रखा है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है आपका 12 का स्क्वायर, ऊपर हो नीचे हो जाएगा 2ab और bc। तो ab कितना हो गया 6√3, और bc कितना है आपका 6। तो ऑल ओवर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से पूरे कड़े जीरो आ जाएगा, यानी कॉस b इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। अब आपको पता है कि 0 कॉस कितना का होता है, तो कॉस 90 का होता है, यानी यहाँ से b निकल कर आप आ गया 90 हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 45। कहता है कितना रुपया को पी क्यू आर में के बीच बांटा गया। ठीक है, पी का भाग क्यू और आर के संयुक्त यानी दोनों को मिलाकर 2/5 है। अब संयुक्त का मतलब इसका क्या होता है, तो पी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये पी है, और संयुक्त का मतलब हो गया मान लीजिए क्यू और आर साथ में है। ठीक है, क्यू आर साथ में, ये रेशियो हमने दे दिया। अब ये 2/5, इसका क्या मतलब 2/5 का मतलब पी कितना हो जाएगा 2 हिस्सा, और इसका हो जाएगा आपका 5 हिस्सा। ये दोनों का रेशियो लग गया। ठीक है, आपसे पी का वैल्यू पूछा, पी का वैल्यू पूछने का मतलब 2 का यूनिट पूछ रहा है, तो 2 ऊपर हो जाएगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो टोटल नीचे लिखा आ जाएगा, तो 7 कितना हो जाएगा आपका 7। और गुने कितना करेंगे 1050, यहाँ पर 1050 करेंगे, इसको काटिए तो ये हो जाएगा 15 सते 105, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका 150। तो 15 दूना 30 यानी 300 आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 46। कहता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में बायोमास का उल्टा पिरामिड अधिकतम सामान्य क्यों है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। जलीय उत्पादक अक्सर छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका जीवन काल क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 47। क्वेश्चन 47 कहता है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में अपशिष्ट ऊर्जा मुख्य रूप से किस रूप में मौजूद होता है, किस रूप में मौजूद होती है आपसे पूछा जा रहा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाए उष्मा ऊर्जा में। याद रखिएगा उष्मा ऊर्जा में ये क्या रहता है आपका मौजूद होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48। कहता है यदि किसी प्रदूषक के कारण फाइटोप्लैंक्टन की आबादी कम हो जाती है तो निम्नलिखित में किस पर सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, बताइए। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा छोटी मछली जो फाइटोप्लैंक्टन को खाती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो, यानी 48 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक के बीच मुख्य अंतर को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं
जबकि द्वितीय प्रदूषक जो होता है वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रिया से, यानी कहने का मतलब इस तरह से समझ सकते हैं, द्वितीय स्रोत जो है वो प्राथमिक स्रोत से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक की बात हो तो प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो होते हैं ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय प्रदूषक की अगर बात करते हैं, द्वितीय में क्या आता है, तो ओजोन आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका द्वितीय प्रदूषक के एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50। कहता है निम्नलिखित में कौन सी मानवीय गति विधि वायुमंडलों को सीधे तौर पर कम से कम प्रभावित करती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नदियों में अनौपचारिक सीवेज का निर्वहन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा, अनवीकरणीय बताइए। तो अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, ये जो ऊर्जा होता है सीमित होता है, यानी भविष्य में खत्म हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाए, ए हो जाए। इसको बोलते हैं कोयला। कोयला क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं पवन और सूर्य की अगर बात करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का है, इसको गैर परंपरागत भी कहा जाता है। साथ साथ एक और होता है जल। ठीक है ना, तो ये जल भी आपका क्या हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। ठीक है, लेकिन कोयला जो है अनवीकरणीय के अंतर्गत आते, इसमें आते तेल भी आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मुंबई सी एस टी, राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितने भारतीय रेलवे जोन है, तो 18 है। कितना है, 18। तो ये सब डेटा जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, आपको बताना है कि मयूरभंज जो खनिज क्षेत्र है ये किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा ये उड़ीसा में है। तो अब ये क्षेत्र जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा लौह अयस्क के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कर्नाटक में याद रखिए, कर्नाटक में क्या, चिकमंगलूर, क्या नाम है, चिकमंगलूर, तो ये भी आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में एक है बैलाडीला, क्या नाम है, बैलाडीला। इससे बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, तो बैलाडीला की अगर बात करते हैं तो ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, अब भारत में सबसे बड़ा, ये भी याद रखिए, भारत में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर आप कमेंट जरूर बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादक राज्य कौन सा, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 54। कहता है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देशों के मध्य से नहीं गुजरती है, आपको बताना है किससे नहीं गुजरती। तो ऑप्शन अच्छा आसान दे रखा है इसे, भारत, भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, बल्कि भारत से क्या होता है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर हम बात करें भूमध्य रेखा का, तो भूमध्य रेखा की अगर बात करते हैं तो भूमध्य रेखा एक तरह से पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। तो आपको बताना है इससे कितने देश पास करते हैं, इससे कितने देश से होकर ही गुजरती है, तो याद रखिएगा 13 देशों से गुजरती है। नीचे क्या होता है, मकर रेखा होता है, इससे 10 देश पास करती है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्क रेखा, जिससे 16 देश पास करते थे। ये सब डेटा जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 55। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा था, अपना प्यारा बिहार, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अब बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ, तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, गेहूं किस जलवायु की फसल है, गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु की, याद रखिए शीतोष्ण जलवायु की ये फसल है। ठीक है, और इसको जनरली इसका वर्षा कितना चाहिए, तो 50 से 75 सेंटीमीटर इसका वर्षा चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, इसका रीजन आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, ताप छोटे क्षेत्र में क्या होता है, केंद्रित। जाहिर सी बात है छोटे क्षेत्र में ताप केंद्रित होगा। छोटे से का मतलब यहाँ हमेशा 90 का मतलब एक तरह से बोलिए कि 90 डिग्री पे सन यहाँ पर रहता है। ठीक है ना, इसलिए इस क्षेत्र में जनरली क्या होता है, तापमान सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अब विषुवत रेखा की बात करते हैं, इसका अक्षांश कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, कितना, 0 डिग्री होता है, जो क्या करता है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, और साथ साथ भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करते हैं, तो विषुवत रेखा पर क्या होता है, यहाँ विषुवत रेखा पे सीधे 90 का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 58।
भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए कहाँ किया गया था, सबसे पहले ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा तारापुर। और तारापुर कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये अमेरिका की सहायता से बनाया गया था 1969 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सही आंसर आपका यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 60। बिहार दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 22 मार्च जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 देखिए, ये आपका मैथ दे रखा है। कहता है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी यानी लड़के और लड़कियां मिलाकर है। कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/7 के बराबर है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका बॉय, ये हो गया आपका गर्ल। ठीक है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों का 3/7 है, यानी गर्ल्स हो गया 3 और लड़का हो गया आपका 7। और ये जो दे रखा है टोटल, टोटल का मतलब ये दोनों यूनिट को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 का मान दे रखा आपका कितना? 40। कितना का पूछा है? तो कक्षा में लड़कों की संख्या यानी 7 यूनिट का मान पूछा, 7 से मल्टीप्लाई, 0 0 कट गया, यानी 7 चौका 28। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62। कहता है एक कार जो है 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल बताना। बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय समय होता है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या निकालना है? औसत चाल। तो औसत चाल, तो कुल दूरी कितना हो? देखिए 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर कितना हो गया? 110। नीचे क्या लिखा है आपका? चाल व दूरी बटे समय। समय निकालने के लिए पहला समय देखिए 80 में अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 4। तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा 4 प्लस 30 में 30 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी 110 बटे कितना हो गया? 5, यानी 22 बचे 110। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्पीड जो औसत स्पीड जो हो गया आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63। अब यहाँ पर देखिए ये आपको दे रखा है और इतना का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमको एक्स और वाई फाइंड करना है। अब देखिए चीज़ पता होना चाहिए, जब ये दोनों बीच में होता है पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इतना बाई एक्स और एक्स बाई कितना हो जाएगा ये, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? तो 49 इंटू 81। तो यहाँ से x निकालेंगे तो कितना होगा? 7 गुने 9 आएगा, यानी 9 से 63 आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर भी दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट y का वैल्यू निकालूँ तो कितना हो जाएगा? 64 इंटू 169, यानी रूट हो जाएगा। यहाँ भी रूट करके ही निकाले थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और गुने हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो 13 8 चलो यानी 104 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 104 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 63 और y का वैल्यू इतना निकल चुका, दोनों का वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो सॉल्व कीजिएगा तो 438 होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64। कहता है निम्नलिखित मौत द्विघात समीकरण जिसके मूल्य इतना और इतना दे रखा है, मान लीजिए अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। ठीक है, तो आपको समीकरण निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। बस इसी में अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर देना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 65। कहता है एक टंकी में 4 पाइप जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनमें से पहले 2 पाइप टंकी को भरने के लिए और अन्य 2 पाइप जो है जल को एक हौज में स्थानांतरित करने यानी एक तरह से खाली करने के लिए समझ सकते हैं। 2 भर रहा है, 2 खाली कर रहा है। अकेले खोने जाने पर पहले 2 पाइप टंकी को 40 सेकेंड और 80 सेकेंड में क्या करते हैं? भर सकते हैं। जबकि अकेले खोले जाने वाले अंतिम 2 पाइप 80 सेकेंड और 160 सेकेंड में क्या करता है? टंकी को खाली कर सकता है। यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरा जाएगा? देखिए जो टंकी को भर रहा है उसके लिए हम ऐड करेंगे, यानी कैसे बनाएंगे? देखिए
मान लीजिए पहला टंकी 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4 कर दिया, ठीक है, नाम दे दिया टंकी का। तो पहला कहता है कि 40 सेकेंड में क्या करता है, भरता है, ठीक है, 40 सेकेंड। दूसरा कहता है यहाँ 80 सेकेंड में भरता है, तो 80 सेकेंड हो गया। तीसरा कहता है कि यहाँ देखिए, तीसरा कहता है कि 80 सेकेंड में क्या करता है, खाली करता है। चौथा क्या करता है, 160 सेकेंड लेता है, ठीक है, 160। अभी सब का हम एलसीएम निकालिए, सब का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा आपका 160। इससे डिवाइड करेंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा आपका, तो 4 होगा। 80 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, फिर 80 से डिवाइड करेंगे 2 होगा, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो टंकी है, ये जो पाइप है खाली करने वाला, ये दोनों है भरने वाला। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़कर माइनस करेंगे ऊपर वाले में से। 4 और 2 कितना हो गया, 6, और 2 में कितना हो गया, 3, और 3 इसमें से घटा देंगे यानी 3। तो कुल मिला के इस 3 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो टंकी कितने देर में भर जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए यानी 160, 160 बटे कितना, 3, यानी एक तरह से 50 से ज़्यादा आंसर होगा, डिवाइड करिएगा तो 53.33, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है, एक स्प्रिंग लोडेड खिलौना बंदूक एक गोली को क्षैतिज रूप से प्रक्षेपित करती है, जबकि जब गोली बंदूक छोड़ती है तो निम्नलिखित में कौन सी मात्रा संरक्षित नहीं रहती है। आपसे पूछा यार नहीं रहती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्रणाली यानी बंदूक प्लस गोली की कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 67 कहता है कि सक्रिय कार्बन एक्टिवेट कार्बन का उपयोग अक्सर जल शुद्धि के लिए किया जाता है। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पानी से अवांछित गंध और स्वाद को हटाने के लिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बीच मुख्य अंतर को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ग्रे मैटर मुख्य रूप से न्यूरॉन की कोशिकाओं निकायों से बना होता है, जबकि व्हाइट मैटर मुख्य रूप से माइनेटेड एक्सॉन से बना होता है। ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शुष्क सुरक्षात्मक आवरण जो बल्ब को ढकता है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाए, उसको बोलते हैं ट्यूनिक। क्या बोलते हैं, ट्यूनिक। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 70 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन धातुओं के संबंध में गलत है। धातुओं के संबंध में गलत है। तो पहला लिखा, अधिकांश धातु प्राकृतिक में यौगिक अवस्था में पाया जाता है। ये सही है कि यौगिक अवस्था में पाया जाता है। कम क्रियाशील धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सही बात है, कम क्रियाशील जो होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सभी धातुओं को अयस्क से विद्युत अपघटन के द्वारा निकाली जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं, सभी धातुओं को अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। सभी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा नहीं निकाला जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 71 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी की जा सकती है। आपको बताना किसके द्वारा रीट जारी होता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी होता है और उच्च न्यायालय द्वारा भी होता है। ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत और ये करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये भाग 3 में आता है। इसका अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका यहाँ पे, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 12 से 35, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72 कहता है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है। आपको बताना किससे संबंधित है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 73 कहता है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए प्रस्तावना की बात करें, अगर इसका प्रस्तावना की भाषा की अगर बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है। लोकसभा का 1/10 यानी लोकसभा के टोटल सीटों का 1/10 भाग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 74 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में
सदस्यों की संख्या अधिक है, बताइए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है, तो यहाँ याद रखिएगा 68 है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 60 है, मणिपुर में भी क्या आपका 60 है, और मेघालय भी आपका 60 है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 76। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था, बताइए। ये भीमराव अम्बेडकर जी ने किए थे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ई हो जाए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये कब किए थे, तो 1927, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 77। शिकागो में 1893 विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा विवेकानंद, जो है इसका सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो गिरिब्रज, याद है गिरिब्रज जो है इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था, तो ये मद्रास में भी और मुंबई में भी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था, तो आपको बताना है कब, तो 1935 में, 1935 में अलग हुआ था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा और शेयर जरूर कीजिए। जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी चैनल के माध्यम से हेल्प हो रहा है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग की सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 81। कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल के है। ठीक है, जो भी छोटी संख्या हो दोनों को, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल के निकालें, के का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या को हमको ढूंढना है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3 है। यहाँ पर डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस 1। और अगर मैं इन तीनों की बात करूँ तो इनमें सबसे बड़ा कौन हो, जब डिफरेंस सब में 1 है तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो, यानी यहाँ पर 4/5 सबसे बड़ा हो गया। और उसके बाद इसका कंपेयर हम इससे कर देते हैं 5/8 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा आपको 32, ये हो गया 25, कितना हो गया 25। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 4/5 जो हो गया सबसे बड़ा हो गया, और सबसे छोटा हो गया 1/4, 1/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए करा तो 4 से 4 कट गया, यानी के का मान यहाँ पर आ गया आपका 1/5। अब इसको 1/5 को इसमें पुट कीजिए। ठीक है, अब देखिए 1/5 यानी कि 1/5 यहाँ करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, +4। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 1/5 पुट अप करें तो 5 चला जाएगा ऊपर, तो 5 -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 9, आई हो जाएगा आपका 3, तो 9 दिया 27, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 82। कहता है कि एक गोलीय ठोस की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ठोस की मोटाई कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ठोस के प्रयुक्त धातु का आयतन। अब देखिए, तो इस तरह के प्रश्न को यहाँ पर देखिए, आपको एक तरह से रिंग आप लोग पढ़े होंगे, यानी इससे फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई आर, कैपिटल आर कर देते हैं, अंदर वाले के लिए स्मॉल आर। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर देखिए कॉमन कौन दिख रहा है, तो ये दोनों में है, तो इसको अगर हम बाहर करते हैं 4/3 पाई, यहाँ हो जाएगा आर का क्यूब होता है, आर क्यूब और माइनस स्मॉल आर क्यूब, बस इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो कैपिटल आर का कितना है, तो 9, तो 9 का क्यूब कीजिए, पाई/3 सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर आर का क्यूब, और उसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मोटाई है तो 1 सेंटीमीटर इसमें कम जाएगा, तो हो जाएगा 8 का क्यूब। तो ऑल ओवर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना आएगा, तो 909.1/3, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 83। कहता है कि 12% और 4% लाभ पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य का अंतर कितना 28 था, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाभ और हानि दे रखा है और अंतर दे रखा है यहाँ पे 28। जब भी अगर आपका एक लाभ और एक हानि होगा तो दोनों को डेटा को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 16। लेकिन जब दोनों, या तो लाभ, दोनों अगर लाभ होता है तो माइनस करते, या दोनों हानि होता है तो माइनस करते हैं, लेकिन जब एक लाभ होगा और एक हानि होगा तो दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 16। ये 16 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा है, आपका 28 दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो काटिए 25 से, यानी 4 बार में कट गया, 4 से कट गया। ठीक है, 4 से इसको काटिए 7, तो 25 7 175, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 84। कहता है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 5,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है। 3 वर्ष बाद मिश्र यानी 3 साल का आपका मिश्रधन निकालना है। तो पहले एक बेसिक से समझना है कि 20% का मतलब होता है क्या आपका। तो आपको बोलिएगा 20% का अगर हम आपसे पूछोगे बट्टा में कितना होता है तो बोलिएगा 1/5 होता है। तो ये देखिए एक तरह से ये क्या इंटरेस्ट है, ये आपका मूलधन हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मूलधन यहाँ हो गया 6, मूलधन हो गया आपका 5, आई हो गया आपका मिश्रधन आपका 6। अब लॉजिक समझना है यहाँ पे कितने साल के लिए 3। तो इस पे 3 स्क्वायर, इस पे भी 3 का, सॉरी इस पे 3 का पावर, इस पे 3 का पावर। जितना टाइम रहेगा उतना पावर दोनों पे चलेगा। तो 5 का क्यूब कितना होगा तो 125, 6 का क्यूब कितना होगा तो 216। अब देखिए क्वेश्चन में आपको 125 का मान दे रखा है 50, 5,000, यानी 5,000 बटे कितना हो जाएगा आपका 125। और क्वेश्चन आपसे पूछा है मिश्रधन मतलब 216 यूनिट का मान पूछा है, 216 यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर दिएगा तो कितना आएगा 8,640। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 85। कहता है 60% लाभ पर 3 नींबू में 15 रुपये बेचता है तो उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे होंगे। यानी 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा होगा। सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस निकाल लेते, ये सीपी निकाल लेते हैं, है ना, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए 60% लाभ का मतलब कितना हुआ, 100 के सामान को कितना में बेचा होगा तो बोलिए 160 रुपया में। तो 160 का मान कितना क्वेश्चन में दे रखा है, 3 दे रखा है, 100 का निकालना है। तो 0 से 0 कट गया और इसको काटिए 5 से, ये हो जाएगा आपका कितना 8 से, कितना आया 15/8। तो इसका क्या मतलब हो, ये आपका आ गया सीपी आ गया, यानी 15/8, यानी समझ सकते हैं 15 बटे क्या लिख दिया 15/8 जो है, यानी इतना रुपया में वो 15 नींबू क्या करता है खरीदता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 रुपया में कितना खरीदा, तो 1 रुपया में निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 ऊपर रहेगा, आइए 15 नीचे आएगा, आइए 8 जो चला जाएगा ऊपर। तो 15 से 15 कट गया, यानी राइट आंसर आपका 8, यानी 1 रुपया में वह 8 नींबू खरीदेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी कारक जलीय जीवों की लवणता सहनशीलता को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताएं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जीव का आकार, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 87। कहता है आत्मसात क्षमता को कैसे मापा जाता है, कैसे मापा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। भोजन में ली गई ऊर्जा और मल में उत्सर्जित ऊर्जा के बीच के अंतर की गणना करके राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा गया है, यदि वस्तु की दूरी लेंस की फोकस दूरी के बराबर है तो प्रतिबिंब कहाँ बने। बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अनंत इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 89। कहता है कि समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्यों बढ़ता है। बताइए, देखिए समताप मंडल की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाए, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, इसलिए इसका यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 90। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक द्विक्षारिक लवण का उदाहरण है। द्विक्षारिक डबल सॉल्ट। देखिए एक बड़ा सा दे रखा फॉर्मूला, इसको बोलते हैं फिटकरी। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। कानपुर 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल इजी प्रश्न, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। कब बनी थी, तो 1970। तो ये सब डेटा जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1850। सबको तो अधिकतर को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 92। कहता सुगौली की संधि जो नेपाल से रिलेटेड है संपन्न हुआ था 1816 में। याद रखिए 1816 में ये संपन्न हुआ था। तो उस वक्त किसका कौन जर्नल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिए लॉर्ड हेस्टिंग के शासन में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे 93 का सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जर्मनी, जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए भगत सिंह, ये क्वेश्चन जो है बिहार से सीजीएल में 3 में पूछा गया था। ठीक है, तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बंगा गांव में। याद रखिए बंगा गांव, जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, आपको बताना कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका बी हो, क्रिप्स मिशन। याद रखिए क्रिप्स मिशन घटना जो है ये सबसे पहले हुआ था, यानी 23 मार्च 1942। ये था आपका अगस्त के आसपास का, अगस्त 1942 का। ठीक है, आइए 1944 का। ठीक है, तो सबसे पहले कौन हो गया, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 97। कहता है कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत किसने प्रयोग किया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने किया था। याद रखिए लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। इसका सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 99। कहता है निम्नलिखित में किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। बताइए कब ये जारी हुआ था। तो 1 नवंबर 1858। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। याद है लॉर्ड डफरिन जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर हो जाएगा 1885। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 101। कहता है कि यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है, 3 प्राप्त होता है। लेकिन कहता है कि इस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आना, यानी पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने लिया 10, हमने लिया आपका 10 लिया। ठीक है, क्या लिया, 10 लिया। तो 10 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, इसे डिवाइड कर चेक कीजिए शेषफल कितना आता है। तो बोलिएगा यहाँ पर 3 आ रहा है। अगर इसमें अगर हम और 4 ऐड कर देते, यानी कहने का मतलब संख्या में 4 और ऐड करते तो वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड होता। लेकिन क्वेश्चन में संख्या क्या माना है, n। तो n में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तो ये नंबर जो होगा आपका ये पूरी तरह से 7 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को ऐसे उड़ाने, पहले कॉन्सेप्ट को उसको समझना ही भी पड़ता है। एग्जाम्पल देके हमने समझाया, उसके बाद क्वेश्चन किए। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न के बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102। कहता है इतना इक्वल टू इतना, तो m का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 टू दी पावर कितना होगा, m का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर पे स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अभी देखिए 512, 512 क्या है, तो 512 क्या है, ये 2 का स्क्वायर, 2 का फैक्टर है, यानी हो जाएगा 2 पे पावर 9 होगा। अब जब ये दोनों का बेस जब सेम होता है तो पावर जो आपस में क्या होता है, बराबर हो जाएगा। यानी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ से एम का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है कि 19 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या। तो इसको समझने के पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, तो उसके बाद इस समझ में आ जाए। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। हमने आपसे पूछा कि 1 और 6 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4, अभी 4 कैसे आया, तो इन दोनों का पहले डिफरेंस कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5। अब 5 से 1 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 4। क्योंकि ज़्यादा डिजिट छोटा डिजिट समझा दिया। जैसे अभी यहाँ देखिए, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 361 होगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, तो बोलिएगा 400। तो इसके 20 को गिनना समझाना बेसिक ठीक नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम छोटा एग्जाम्पल देके दे दिया है। तो इसको हम कैसे निकालें, इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस निकालिएगा तो 39 हो। देखिए ऑप्शन में 39 दे रहा है, लेकिन 39 नहीं होगा, बल्कि एक कम करेंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 38, क्योंकि 20 की संख्या पूछा रहा है ना, इसलिए ये शामिल नहीं होगा और ये भी शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका 38। अगर तक कहता है इतना कि तक, तब आपका ये 98 ये 400 आपका शामिल हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। हर बार के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104। यहाँ पर क्या निकालना है, वितरण का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको एक्स डेटा दे रखा है या फ्रीक्वेंसी दे रखा है, कुछ नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 281, नीचे हो जाएगा आपका 40। 40 का मतलब ये सबको ऐड करके नीचे लिखेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, 7.025 आएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105। कह रहा है कि इतना क्या है, तो पहले इसका अगर हम स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 5 + 7 आएगा और 7 × 5 = 35 यानी 2√7 × 5 = 35 और हो जाएगा आपका यहाँ पर ये आएगा। तो ये हो गया 12 प्लस ये। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो डेटा जो ऑल ओवर है आपका अपरिमेय संख्या। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 106। कहता है निम्नलिखित में कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होता है ये बताइए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमीबियासिस। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। वायरस के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है। तो अवशोषण, प्रवेश, प्रकृति, संयोजन और बर्डिंग। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है उष्मा हस्तांतरण की किस विधि में उष्मीय चालकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, चालन विधि जो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 109। कहता है यदि एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक जो है 10,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीय उपभोक्ता पूछा, द्वितीय उपभोक्ता को लगभग कितना ऊर्जा उपलब्ध होगा। तो आप पढ़े होंगे 10% का नियम। 10% का नियम कहता है कि ऊर्जा जो है एक फॉर्म से दूसरे रूप में जब जाता है तो 10% ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर सबसे नीचे अगर उत्पादक है तो उत्पादक कितना कर रहा है, 10,000। तो इसके ऊपर वो होता है प्रथम उपभोक्ता होता है, उसके ऊपर होता है द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो प्रथम उपभोक्ता को कितना मिलेगा, इसका 10% निकालेंगे। तो इसका 10% निकालिए यानी 10,000 का 10% निकालेंगे तो 10 बटे कितना होगा, 100। 2 जीरो कट यानी 1,000। तो 1,000 मिलेगा प्रथम उपभोक्ता को। अब 1,000 का 10% निकालिएगा तो 1,000 का 10% जब निकालिएगा तो 100 आएगा। कितना आएगा आपका, 100 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 109 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर आपका 110। निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषक का एक गैर बिंदु स्रोत है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किसी भूमि से बहने वाली पानी। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रंगून जो है इसका सही आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 112। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, संविधान का परिचय। राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का राज्य धर्म आपको बताएं तो भारत क्या धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 का था भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। आपका सही आंसर बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद है भारत जो है भारत के राज्यों का संघ का यूनियन कहा जाता है, अनुच्छेद 1। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण इसका क्या है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 116। कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। किस वर्ष सिक्किम भारत संघ का 22वां राज्य बना, कब बना है तो बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1975 में। याद रखिएगा 1975 जो है इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिए किस संविधान संशोधन के तहत ये बना था। तो 36वां। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के तहत ये 1975 में एक राज्य बना था जो 22वां था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है ये 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 क्या कहता है, इसकी नियुक्ति से संबंधित है, शपथ से संबंधित है
आज सेवा की शक्ति से है। अनुच्छेद 139 भी इसी से संबंधित है। तो इसमें क्या है, भारत के महानियंत्रक लेखा परीक्षक का इसमें कर्तव्य क्या है उससे संबंधित है, और शक्ति। तो ये सब बातें जो है याद रखिएगा, ठीक है। और कैग, अगर इसकी बात की, इसको कैग भी बोलते हैं, शुरू छोटा सा, ठीक है, इसको कैग के भी नाम से जानते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 100, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे 19 कहता है, निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है, बताइए कौन कार्य नहीं किया है। तो यहाँ पर चंद्रशेखर जो हो जाएंगे, ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं। वही हम बात करते हैं चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह की, तो ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1993 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता है, यदि कल गुरुवार था तो आज से 73 दिन पहले, देखिए पहले की बात पूछे, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है ना। पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल गुरुवार था तो आज कौन क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आज क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार होगा। तो आज से 73 दिन पहले, तो 73 से हम क्या करेंगे, इसको माइनस, ये 7 को डिवाइड करेंगे 73 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम विषम दिन निकालें, तो विषम दिन 7 दहा का 17 नहीं 3 आएगा, क्या आएगा 3। शुक्रवार से हम 3 क्या करेंगे, पीछे हो जाएंगे, 3 माइनस करेंगे, तो पीछे का मतलब पीछे घटेंगे, इसे हो गया गुरुवार, बुधवार, यानी मंगलवार। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर यही कहता बाद का, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, यानी 3 आगे, शुक्रवार से 3 आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 122 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं, इतना को कैसे लिखेंगे। तो बस लॉजिक को समझना है यहाँ पे। तो अगर ए से डी कैसे बना, के से एन पी कितना बढ़ा, कैसे पी कैसे बना। तो इस समय 3 3 बढ़ रहा है, समय क्या 3 3 बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी वही बात है, 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 3 बढ़ाना, तेल में 3 बढ़ाएंगे तो कितना होगा ओ, जी में 3 बढ़ाएंगे तो जे, के में 3 बढ़ाएंगे तो एन। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 123 कहता है, अब देखिए एक अर्थ यहाँ पर भाग सबको दे रखा है, बस कोडिंग से पुट कीजिए। 3 बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब गुना होता है। और डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब यहाँ पर भागा माइनस होता है 5। और सी का मतलब होता है आपका प्लस। और 7 और उसके बाद ए का मतलब होता है डिवाइड, यहाँ डिवाइड ये। तो ऑल ओवर इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 77 आएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 124। अभी फ्लावर को 85 लिखा गया है, स्टार्स को इतना लिखा गया है, मून्स को इतना लिखा गया है। तो उसी कुछ भाषा में पैक को कैसे लिखा जाए। तो अब देखिए इसको लॉजिक समझिए। अगर सबसे पहले देखिए सबका आपका नंबरिंग पता होना चाहिए। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ, ठीक है, जब सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 79। सबका डेसी एफ कितना होता है 6 होता है, एल कितना होता है 12, ओ कितना होता है 15। इसे सबको जब ऐड कीजिएगा 79 आता है, लेकिन लिखा कितना है 85। अब 85 कैसे बना, सबको तो ऐड किया। अभी इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 इसमें ऐड कर दिया गया, यानी 85। तब लॉजिक समझ में आ गया होगा कि पहले सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा आपको जो कितना है उसमें लेटर उसको ऐड करना है। इसी स्टार है, ठीक है। और स्टार की बात करते हैं, सबको ऐड कीजिएगा तो 77। इसमें कितने लेटर है 1 2 3 4 5, तो 5 ऐड करेंगे, कितना 5 ऐड करें तो कितना होगा 82 आएगा, ठीक है ना, 82 आएगा। उसी तरह से पैक को कीजिए, तो पैक का पी का कितना होता है 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 प्लस हो जाएगा आपका 3 है, उसके बाद होगा के कितना होता है 11, ठीक है। तो सबको ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 31, और उसके बाद इसमें कितने लीटर है 4, तो 4 ऐड करें तो 35। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 125। बताइए एक सीरीज दे रखा है, सीरीज को समझना है, बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए थोड़ा समझते हैं हम सीरीज को। अगर मैं अल्टरनेट चेक करता हूँ यहाँ पे तो 21 जा रहा है, 21 ऐड हो रहा है, फिर अल्टरनेट चेक करता हूँ तो यहाँ पे 21 होगा। जैसे यहाँ से इसको चेक कीजिए तो ये भी आपका 21 ऐड हो रहा, यहाँ से आपका क्या, तो भी 21 ऐड। इसका मतलब यहाँ से जो भी हो 21 ऐड करना पड़ेगा, यानी 214 में 21 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 3 2, यानी 235। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 126।
कहता है कि चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन ने ओजोन परत की खोज किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 1913, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन की क्षति वैश्विक कार्बन चक्र को कैसे प्रभावित कर सकती है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी करके। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 128 कहता है सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करने में कौन सी ग्रंथि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो सी हो जाएगा पीनियल ग्रंथि, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। यदि आप एक पौधों को क्षैतिज रूप से रखते हैं जो जड़ क्षैतिज रूप से रखते हैं तो जड़ किस दिशा में बढ़ेगी? हमेशा याद रखिए नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 130। कहता है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ अचल होता है? तो खोपड़ी में हड्डियों के बीच का जो जोड़ होता है वो अचल होता है। ये जो आपको कंधे की जोड़ बॉल और सेकंड ज्वाइंट है, ये वो आपका हिंज ज्वाइंट होता है। ये क्या होता है? हिंज ज्वाइंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। किसके द्वारा एक क्रूज जहाज को संगीत वाद्य यंत्र में परिवर्तित करके विश्व का सबसे बड़ा संगीत इंस्टॉलेशन बनाया गया है? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 6 सरीन, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 132। नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित की है? बताइए। पर्यटन राजधानी घोषित पोखरा को, याद है पोखरा, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो सही आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 66.91%। राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 कहता है 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीती है? तो फातिमा बॉसी, याद रखिए फातिमा बॉसी कहाँ की है? तो मैक्सिको की है। अब मिस यूनिवर्स 2025 ये कहाँ संपन्न हुआ था? थाईलैंड में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 135। प्रवर्तन निदेशालय ने के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा राहुल नवीन, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बना कौन सा नंबर का ही बना है? तो 107वां, याद रखिए। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 137। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बी हो जाएगा 12वीं फेल को दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा यूरोपीय देश वर्ष 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा क्रोएशिया, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 139। भारत में सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाई जाती है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा राजीव गांधी, याद रखिए राजीव गांधी, जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संजय सिंघल, जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए तो सीधा नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए 16 का संबंध 107 से 12 कितना से है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए। 141 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर लॉजिक को समझना है। अगर मैं 16 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 102 होता है। अब प्लस कितना होता है? 102 नहीं 112 होगा। 16 से बल होता है 112 होगा। अब माइनस यहाँ पर करते हैं हम कितना 5, तो आपको 107 आएगा। तो उसी तरह से ये भी पैटर्न आपका फिट है। तो बरसते कितना हो जाएगा? 12 गुने 7, बरसते कितना हो गया? 84। अब 84 में से 5 को घटा दीजिए 79। तो सेम उसी देखना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 63 में से 5 जाएगा तो आपका 58 राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 142। के एस की बेटी है, एस की शादी जी से हुई है, ए एम का इकलौती पोता है, जी एम का बेटा है। तो इसको देखिए बनाते हैं कैसे। के एस का बेटी है, एस ऊपर के नीचे, बेटी है माइनस, एस की शादी जी से हुआ, इसका शादी जो हुआ जी से हुआ, ठीक है। ए एम का इकलौता पोता, तो एम का भी रह होल्ड रखे इसको। जी एम का बेटा है, जी जो है एम का बेटा है। अगर ये बेटा हो गया तो यानी मेल हो गया तो फीमेल हो जाएगा, यानी दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है। ए की एक बेटी एच है, ए की बेटी एच है। देखिए एम हमको मिल चुका है, एम का कहानी लिख लेते हैं। देखिए एम ऊपर मिल गया हमें। कहता है ए जो है एम का इकलौता पोता है, तो ए को दम नीचे लाते हैं। पोता की बात क्या है? पोता है। पोता मतलब पुरुष हो गया। उसके बाद कहता है एक
ए की एक बेटी एच है, इसकी एक बेटी क्या है, एच, एच है, जो एस की इकलौती पोती है, जो एस की क्या है, इकलौती पोती है, ठीक है, एस की इकलौती पोती है। तो आपसे पूछा गया क्या, के का ए से क्या संबंध है, तो के यहाँ पर है, तो के आपको पता है स्त्रीलिंग होगी, है ना, तो ऐसी बात है, तो के को क्या हो, स्त्रीलिंग यानी बहन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143, बताइए यहाँ पर क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 35, इन दोनों को भी ऐड करता हूँ तो 35 हो रहा। उसी तरह से इस पैटर्न को चेक करना है, ठीक है, इस पैटर्न को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर कितना हो रहा है आपका, जुड़िएगा तो आपका 43, पहले इसको चेक कीजिए दोनों को, तो कितना हो जाएगा आपका, जुड़िएगा तो 38, इन दोनों को जोड़ते हैं 38, इसका मतलब दो दो को, अगर ये दोनों को ऐड करें कितना 43, तो यहाँ पर जाए से 20 हम कितना ऐड करेंगे 43 आएगा, तो 23 आएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 144, कहता है मैक्स अपने घर से इतना किलोमीटर पश्चिम गया, पश्चिम कितना गया 15, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ कर फिर 15 चलता है, 15 किलोमीटर, वहाँ से फिर वो बाएं मुड़ कर 15 किलोमीटर से फिर बाएं का मतलब इधर गया। अब पूछ रहा है चलकर स्कूल पहुँच जाता है, स्कूल यहाँ पर है और घर यहाँ पर है, तो क्या पूछा है, उसके घर और स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी, यही तो दूरी है ना, मतलब जो ये होगा वो ये होगा, तो 15 किलोमीटर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या बताना है, तब लॉजिक याद रखिएगा, अगर किसी स्क्वायर हम बनाते हैं, ये डायगोनल मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, तो कितने खंड में बटा हुआ, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूना 16, तो ऐसे मिल गया। ये 3 की कहानी कितना बार बता चुके थे, 3 यहाँ से मिलेगा, यहाँ भी 3 से मिलेगा, तो कितना हो गया, 3 3 6, 6 16 22, राइट आंसर आपका ए हो जाए, और कोई एक्स्ट्रा नहीं बन रहा है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 146 कहता है आंख का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत संकेत में परिवर्तन करता है जो मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, रेटिना जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा, मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 148, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक शरीर में ग्रंथियों का निर्माण करता है, बताइए। तो हो जाएगा उपकला, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन की अभिक्रिया करते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 150, वह उत्तक जो त्वचा की बाहरी परत बनाता है क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं अधिरक्त यानी एपिडर्मिस, राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 120 क्वेश्चन डिस्कस किया, जो आपका मेरिट वाला, मेरिट इसी पे बनेगा, तो पहले प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप 120 में कितना लाते हैं, 120 पे ही आपको मेरिट बनेगा, बाकी जो 30 नंबर जो होता है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 15 हिंदी या 15 आपका इंग्लिश होता है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। आज जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा।